और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। पंचायत चुनाव में किसका मंगल रहा है और जो नतीजे रहे हैं वो किसके मंगल का इशारा कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अभिजीत अजमेर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, और क्या अपडेट्स मिले? देखिए स्वप्निल, जिला परिषद के 2 और सीटों के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और मैं सीधा कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो मेरे सहयोगी दीपक दाजी से बातचीत करें जो क्या नतीजे लेके आए। दीपक, क्या और नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जिला परिषद के नतीजे? जी बिल्कुल, जहां तक अभी जो जिला परिषद सदस्य हैं उनकी जो काउंटिंग चल रही है उसमें जो 2 बड़े नतीजे सामने निकल कर आए हैं। जो सुशील कंवर पलाड़ा है, पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व विधायक, वो 3700 वोटों से विजय हुई है। साथ ही एक सीट पर जो अदला बदला चल रही थी जिसमें राजेंद्र सिंह रावत व सरवण सिंह के बीच में टक्कर थी, उसमें भाजपा के सरवण सिंह जो है वो 900 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। तो देखिए, ये 2 महत्वपूर्ण नतीजे इस लिहाज से भी समझने के हैं स्वप्निल की सुशील कंवर पलाड़ा जो हैं वो एक बार जिला प्रमुख रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं और अब वापस से जिला प्रमुख की सबसे प्रबल दावेदार हैं। वो चुनाव जीत चुकी हैं जिला परिषद के वार्ड संख्या 14 से। इसके अलावा महत्वपूर्ण नतीजा जो आया है वार्ड नंबर 30 से निकल के आया, जैसा हमारे सहयोगी दीपक ने बताया कि यहाँ पर दोनों ही जो उम्मीदवार थे भाजपा और कांग्रेस के, इन दोनों उम्मीदवारों को एक ही दिन में टिकट मिला और इन दोनों ही उम्मीदवारों को अपनी अपनी मूल पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने पर टिकट मिला था। भाजपा से संबंध रखते थे राजेंद्र रावत, जो नाराज होकर टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर कांग्रेस में गए और टिकट लेके आए कांग्रेस के दम पर। श्रवण सिंह रावत जो पहले भाजपा में थे फिर कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़ के वापस भाजपा में आए और पुष्कर के विधायक जो हैं सुरेश सिंह रावत उनके नजदीकी हैं, उन्हें भाजपा का टिकट मिला और वो जो है चुनाव जीत चुके हैं। तो ये 2 नतीजे और जो हैं भाजपा के पक्ष में आए। जिला परिषद की स्थिति अजमेर में ये है कि 8 में से 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी। अभिजीत, अगर मैं सही हूं तो भाजपा के पास हैं। तो जिला परिषद की लड़ाई जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है। पंचायत समिति का मैंने आपको बताया पहले भी कि 9 पंचायत समितियों के नतीजे साफ हो चुके हैं, जिनमें से 6 पंचायत समितियों में स्पष्ट रूप से भाजपा को बहुमत मिल चुका है। एक पंचायत समिति है जहां पर भाजपा 1 सदस्य से कम रही है। ठीक है अभिजीत, आगे मैं आपसे अपडेट्स लूंगा। मेरे गेस्ट मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। सोचने वाली बात श्याम सुंदर जी यहां पर एक और है। मैं बीटीपी के परफॉर्मेंस को लेकर कह रहा हूं, वो उदयपुर तक अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की स्थिति में आई है। देखिए, डूंगरपुर वो एक ऐसी जगह रही जहां पर अगर आपको याद होगा 2018 के विधानसभा चुनावों में प्रचार का श्री गणेश राहुल गांधी ने डूंगरपुर से किया था कांग्रेस के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी डूंगरपुर को लेकर समय समय पर अपनी एक्टिवनेस दिखाते रहे हैं, लेकिन डूंगरपुर से एक भी अच्छी खबर कांग्रेस को न मिलना और बीजेपी को अपनी जगह बना ले जाना, वो हालिया तमाम घटनाक्रम से सीधे सीधे जोड़कर देखी जा सकती है। देखिए स्वप्निल जी, आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले ही वहां पर शिक्षकों की ओर जैसे भर्ती को लेकर के जो बवाल हुआ था और पूरा उदयपुर बेल्ट जिससे प्रभावित हुआ था, वहां बीटीपी पे आरोप लग रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। जब कांग्रेस लेट हो गई, कांग्रेस समझा पाने में दिक्कत हो गई, तो अब जिस प्रकार से दिखेगा कि स्थानीय लोग और स्थानीय पार्टी जो बन गई है, जैसे बीटीपी आदिवासियों की पार्टी है उधर से बन गई, उधर जनता सेना है, उधर बीजेपी के नाराज लोग हैं, वो उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो बहुत से जो मेन पार्टी है उनका अस्तित्व खतरे में होने का मतलब है कि आप अपने संगठन के प्रति समर्पित नहीं हो। अच्छे लोग, पहली बात तो है कि आपका संगठन का डिसॉल्व होना और उसके बाद 4.5 महीने तक बनना नहीं, उससे बिखराव की स्थिति आती है क्योंकि टिकट सही तरीके से बटे नहीं, हुआ नहीं। ये चुनौती का विषय है। बीजेपी ने बांटे टिकट, है बात सही है कि बीजेपी में कई जगह जीते, कई जगह हारे भी है। हनुमानगढ़ ले लीजिए, हनुमानगढ़ में कांग्रेस सबसे अच्छी स्थिति में। भादरा में देखिएगा माकपा ने एक पंचायत समिति, वहां पर माकपा का अधिकार हो गया है। तो मिला जुला बहुत जगह ऐसा लग रहा है कि कहीं तो बीजेपी आ गई है आगे, कहीं कांग्रेस आ गई है, कहीं स्थानीय दल आ गए। तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि उनको मनन करना पड़ेगा कि उनके संगठन में क्या कमी रहेगी, उनके नेताओं में क्या कमी रहेगी। परिवारवाद जहां चला वहां परिवार में हार गए बहुत सारे कांग्रेस के अच्छे लीडर्स के पुत्र हारे, पुत्रवधू हारी। निर्दलीय जो महादेव सिंह खंडेला है वो अपने पुत्र को भी जिता लेते हैं, पुत्रवधू को भी जिता लेते हैं। अब मैं फिर चुनौती का विषय है कि प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए हो, आप अपना क्षेत्र भी संभालो। लक्ष्मणगढ़ की स्थिति पहले थी वैसी अब नहीं है। और मैं देख रहा था उसमें, आप जब एनालिसिस करने बैठता हूं तो वहां पे पाटन में बीजेपी आगे है तो कांग्रेस थोड़ी पीछे। खंडेला में
महादेव सिंह खंडेला निर्णय करेंगे। तो लक्ष्मणगढ़ में भी कड़ा मुकाबला है, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो सब जगह झुंझुनू में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। तो सचिन पायलट आप देखिए कि कोरोना पीड़ित हो गए, वो टोंक को संभाल नहीं पाए, तो वहां टोंक की भी स्थिति क्या होगी पता नहीं। बीकानेर में कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्म किया, भाटी जो है वहां पे विधायक है कोलाई से, उन्होंने अपने ठीक है, बहुत सारे नेताओं ने अपनी जगह को पकड़ बनाए रखी और बहुत से साले मोहब्बत के भाई हार गए। तो ये क्या है। और गुड़ा मनाली से जो खुद हेमाराम चौधरी आते हैं वो नाराज होकर चले गए थे, तो वहां कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई। तो अब यहाँ पर सही में नेताओं को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। यदि धरातल नीचे से खसक गया तो आने वाले समय में जब आप पार्लियामेंट का चुनाव होगा, सत्येन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सत्येन जी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, खासकर डूंगरपुर की इस वक्त मैं बात करूं तो 2018 में देखिए हर चीज आपके मुफीद है वहां पर। जिन समूहों से आपको वोट ज्यादा मिलते रहे हैं उनकी अधिकता वहां पर है। वहां के इश्यूज भी लगभग आपके प्लेइंग ग्राउंड के लिए बहुत अच्छे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी तो वहां हर हर महादेव का नारा लगा के भी गए। लेकिन 2 साल के सफर में डूंगरपुर में एकदम जमीनी स्तर पर जाकर आप साफ हो गए। देखिए, डूंगरपुर के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि डूंगरपुर के अंदर जो हमारी शुरुआत रही है वो बहुत बेहतरीन रही है। अभी वर्तमान के अंदर डूंगरपुर के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो निराशाजनक है। मैं मानता हूँ इस पर पार्टी इसके ऊपर मंथन करेगी, विचार विमर्श करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम सुधारात्मक स्थिति में वापस आकर डूंगरपुर जिस तरह पहले की भांति कांग्रेस के पास में वर्चस्व वाला एक क्षेत्र हुआ करता था, आप जब भी ये कहते हैं कि हम एनालिसिस करेंगे और हम किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी अपनी हार को लेकर किसी नतीजे पर पहुंच पाए हो और उसके आधार पर पार्टी ने किसी तरह का बदलाव किया हो, ये हमने 2014 से देखा ही नहीं है कांग्रेस में। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। नहीं स्वप्निल जी, आप गलत कह रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अपनी किसी भी हार की बात करें या जीत की बात करें, दोनों पे मंथन करती है। अगर कहीं हारे हम तो उसके क्या कारण रहे हैं उसको हम गहराइयों तक जाके उस पर मनन करते हैं और उसके मनन करने के बाद में जो उसके परिणाम हमने सकारात्मक कैसे हैं उस पर भी हमारा विचार विमर्श होता है और पार्टी के सारे कद्दावर नेता और स्थानीय नेता मिलकर उस पर काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, डूंगरपुर पे बात करता हूं। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या किसी अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश जो आपके विधायकों ने जब डूंगरपुर जल रहा था, जब डूंगरपुर में प्रदर्शन हो रहे थे, उस दौरान आपके विधायकों ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के आरोप लगाए, क्या उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिला है या डूंगरपुर में आप कुछ ऐसा कर ले गए जिसका बेनिफिट आपको वहां पे मिला कि आप अपनी उपस्थिति बेहतर दर्ज करा रहे हो? देखिए स्वप्निल जी, हमने कभी भी जो है आपने कहा ना कि हम उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। देखिए हम उनका फ़ायदा नहीं, देखिए हमने तो यहाँ तक भी जो है आप स्वयं देखेंगे तो डूंगरपुर के जब हालात ख़राब थे तब पूर्व गृह मंत्री जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं कटारिया साहब, उन्होंने कहा था कि इनकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है मंथन किया जाना चाहिए और प्रशासनिक रूप से उनके आंकड़े आप देखिए, उनको देखिए। मतलब उन्होंने कहा था कि इसको संभालिए, लेकिन फिर भी आपने उस पर जो है नहीं देकर के जो लेटर जारी कर रहे थे उसकी भाषा डिफरेंट थी। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या इस रणनीति के तहत आपने वहां पर एक पोलराइजेशन की कोशिश की जो सफल हो गई? जी, अब ये पूरे देश में जो है ये जो पोलराइजेशन की स्थिति है ये तो बनाई किसने? लगातार जिस तरीके के मैंने आपको लगातार कहा ना कि भाई ये तो हमेशा ये कहते थे कि साहब आप जो है कोई भी चीज बनी हो तो उसके लिए आप हमेशा कहते थे। अब आपने कहा कि साहब हमने तो कभी नहीं कहा किसी चीज के लिए, लेकिन इन्होंने ही उनको कहा। उसका यदि पोलराइजेशन हुआ तो उसका इफेक्ट तो देखिए, कोई भी चीज होगी तो उनको तो माननी पड़ेगी ना, आपको जमीन से हटेगी थोड़ी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें जो है वहां पर जो चीजें हैं, आज प्रदेश के अंदर जो चीजें हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है मेहनत है, पूरे संगठन की मेहनत है। श्याम सुंदर जी ने जो कहा कि वास्तव में प्रदेश की जो टीम है उसकी मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जो है जनता का जो हम पर विश्वास है उसका जो है इसमें जो है हम योगदान है। मैं उसको नमन करना चाहता हूं। जनता ने हम पे विश्वास किया है, इसका ये वोट है। लेकिन कभी भी हम लोगों ने इस चीज का नहीं कहा कि हम इन चीजों के ऊपर वोट लेकर के ये है, क्योंकि लगातार हम पे जो है कई बार पे ये प्रश्न उठते हैं। आपने जैसे कहा डूंगरपुर में, मैं कह रहा हूं कि भाई पाली हमारे पास हमेशा था। आज भी आप पाली की स्थिति देख लीजिए, पाली में आज भी जो है हम जो है जिला परिषद में करीबन जो है 32 में से 27 वार्ड जीत करके जो है लगभग बहुत बड़ी पार्टी पे है। बूंदी में हम जो जिला परिषद बना रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि
क्योंकि इन चीजों के लिए जो चीजें हैं, हम पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो काम करने को है, वो उसके ऊपर ध्यान देती है, ना कि इन चीजों पर। हाँ, यदि कोई इश्यूज ऐसे होंगे जो वहां की जनता के लिए हैं, जो लोकल इश्यूज है, वो उठाने का काम विपक्ष के नाते हमारा है और हमें उठाने भी चाहिए, और हमने उठाए भी हैं, और लगातार हम इन चीजों को कहते हुए हैं। उठाने में काफी वैरायटी थी। डूंगरपुर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें आपके इशू उठाने की वैरायटी इतनी गजब की थी कि उसमें एक लीडर की तरफ से नक्सली शब्द आ गए, एक लीडर की तरफ से आया कि नहीं अभी के अभी दे दो, और दूसरे लीडर की तरफ से आया कि बातचीत करके देखो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो मिक्स वैरायटी के रिव्यूज आपने मार्केट में उतारे थे ना, उससे ये समझ ही नहीं आया कि बीजेपी की पार्टी लाइन डूंगरपुर इशू में थी क्या। लेकिन मैं इस पर बातचीत करता रहूंगा। लेकिन मेरे दो और सहयोगी और अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। उदयपुर से कपिल श्रीमाली और बीकानेर से सहयोगी सतवीर मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कपिल, आपके पास आ रहा हूं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जिला परिषद की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। उदयपुर में 2 बजे बाद जिला परिषद की काउंटिंग शुरू हुई है। तो सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, और उसके बाद में जहां पर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है, ईवीएम भी शुरू कर दी है। 146 टेबल पर उदयपुर में आर्ट्स कॉलेज में जिला परिषद सदस्यों की गिनती चल रही है, तो वहीं 52 टेबल पर फतेह स्कूल में जिला परिषद सदस्यों की गिनती चल रही है। अगर हम पंचायत समिति सदस्य चुनाव परिणाम के ट्रेंड की बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 8 पर बीजेपी थी, 7 पर कांग्रेस थी और 5 पर स्पष्ट बहुमत नहीं था। लेकिन जिन 5 पर स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां पर भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, और यदि निर्दलीयों के साथ जोड़ तोड़ करने में कांग्रेस सफल रहती है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से संख्या बल के आधार पर आगे बढ़ने में सफल भी हो सकती है। मुख्य रूप से अगर हम खेरवाड़ा की बात करें तो बीटीपी के सहयोग से कांग्रेस वहां पर अपना बोर्ड बना सकती है, क्योंकि राज्य में भी बीटीपी ने कांग्रेस को पहले समर्थन दिया था। तो ऐसे में अभी खेरवाड़ा में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास कम है बहुमत से, और 2 बीटीपी के वहां पर जो पंचायत समिति सदस्य उन्होंने जीत हासिल की है। कुछ इसी तरह से जाडोल के अंदर भी परिणाम सामने आ रहे हैं। जाडोल में सिर्फ 1 सीट की जरूरत है, और ऐसे में 1 सीट पर बीटीपी ने जीत हासिल की है। तो यदि बीटीपी यहां पर भी कांग्रेस का समर्थन करती है तो जाडोल में भी कांग्रेस का बहुमत साबित हो सकता है, कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल हो सकती है। हालांकि ऋषभदेव पंचायत समिति एक ऐसी पंचायत समिति है जहां पर 7 भाजपा, 7 कांग्रेस और 7 पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। तो यहाँ पर काफी रोचक स्थिति बन चुकी है कि देखना होगा कि कौन अपना बोर्ड बनाने के लिए पाला किस ओर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। सतवीर, आप भी अपडेट्स दे दें। जी बिल्कुल, अगर बीकानेर के अपडेट की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जो अपडेट ये है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जो पुत्र हैं रवि मेघवाल, वो करीबन 400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ऐसे में जो विधायक गोविंद राम मेघवाल है, उनकी जो पत्नी आशा देवी वो आगे चल रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के लिए थोड़ी सी ये चिंता की बात जरूर कही जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार अपने बेटे के लिए जो सभाएं हैं वो यहाँ पर की थी उन्होंने, और लोगों से संपर्क किया था, उन्हें जिताने की बात कही थी। लेकिन अभी जिस तरीके से जो राउंड आए हैं, करीबन 4 से 5 राउंड हो चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अब थोड़ी सी बीजेपी की चिंता है, क्योंकि रवि मेघवाल जिस तरीके से जीत का दावा कर रहे थे, और अभी स्थिति आगे साफ होगी। लेकिन खासतौर पर अभी फिलहाल बात कर ले तो करीबन 400 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो वहीं पर बीकानेर जो सी डूंगरगढ़ पंचायत समिति है, वहां पर वार्ड नंबर 17 है, वहां पर रिकाउंटिंग की जा रही है। रिकाउंटिंग की जो बात है वो सामने आई थी, उसके बाद में अब रिकाउंट की जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और अगर ज्यादा अगर बीकानेर पूरी पंचायत जो पंचायत समिति है उनकी अगर पूरी तरीके से बात हम कर लें तो कहीं मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। पुगल के अंदर जहां कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला, वहां पर 11 सीट उन्होंने वहां पर जीती है। तो खाजूवाला में 15 जो कुल टोटल जो सीटें उनमें से 5 निर्दलीय, 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस है। लेकिन कोलायत में स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। कांग्रेस को 16 सीटें यहाँ पर मिली है, बीजेपी को 3 और निर्दलीय 2 हो चुके हैं। ठीक है, तो वहीं पर आगे आपसे बातचीत करता हूं। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम सुंदर जी, देखिए अभी और भी नतीजे आने बाकी हैं, किस एरिया में किसकी चली, किसकी नहीं चली, किसकी साख काम आई, किसकी साख को धक्का पहुंचाई, इन तमाम बातों के लिए भी हमें और थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात जो बेहद स्पष्ट है, जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं, उस पर मैं ये कह सकता हूं कि देखिए ये जो वोटिंग हुई है, ये कोई कृषि कानूनों पर मैंडेट देने की वोटिंग नहीं हुई है, या किसी भी नेशनल इश्यू के प्रभाव की वोटिंग नहीं हुई है। ये जो कुछ भी ये कोरोना में परफॉर्मेंस, कोरोना में सेंटर वर्सेस स्टेट परफॉर्मेंस, उन सब की वोटिंग नहीं हुई है। ये जो भी रहा है उससे इतर रहा है। देखिए सुब्रत जी, ये बात तो सही है कि अब क्योंकि बीजेपी ये दावा करेगी, जब अगर बीजेपी जीत रही कई जगह तो दावा करेगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लेके आए वो किसानों के हित में था, इस पर वोटिंग हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जब आरएलपी जीतती है तो आरएलपी कहेगी कि हमने तो खिलाफत की, इसलिए हम नागौर में जीत रहे हैं।
तो ये सारी बातें, और कांग्रेस भी कई जगह जीती है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि आपने देखिए जो शासन के 2 साल पूरे जो 17 दिसंबर को हो रहे हैं उसमें शासन किस प्रकार का दे पाए, आप किस तरह से वहां तक पहुंच पाए, उसका परिणाम है। क्योंकि जिस प्रकार से समन्वय होना चाहिए, सत्ता और संगठन में जो समन्वय होकर के काम करना चाहिए, वो कमी कांग्रेस में देखने को मिली। और पिछले 1 साल में तो जिस तरह की घटनाक्रम हुए, कांग्रेस कमजोर हुई है। और बीजेपी के आंतरिक कलह है, अंदर के अंदर बहुत सारी चीजें बीजेपी पे भी है, लेकिन बीजेपी में धरातल पे बहुत सारी, अब देखिएगा जब आप उदयपुर की बात करते हैं तो आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और उनकी खिलाफत करते हैं। नागौर में भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ है, लेकिन स्टेट में आरएलपी से कोई खास नुकसान हुआ हो क्या? इन नतीजों में ऐसा दिखता है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। देखिए सपने जी, क्योंकि देखिए कि उनके पॉकेट्स बिल्कुल, एक तो नागौर बिल्कुल फिक्स था, वो कुछ जगह बाड़मेर में ला सकते थे, जैसलमेर में ला सकते थे, बीकानेर में ला सकते थे, बाकी जगहों पर उनका धरातल है नहीं। जहां जहां जाट बाहुल्य इलाके हैं वहां उनके युवाओं ने प्रदर्शन किया, और जिस प्रकार से आक्रामक रूप से हनुमान बेनीवाल बोले हैं, बीजेपी के खिलाफ बोले हैं और तरीके से सब कुछ कहा है, वसुंधरा जी के खिलाफ बोले इसलिए थे कि वो बीजेपी के लोगों को हतोत्साहित करके खुद के जीत सके, तो वो कामयाब कई जगह पे रहे। यही कारण है उन्होंने निर्णय नहीं किया, ना तो उन्होंने बीजेपी एनडीए को छोड़ा, ना कहीं और दूसरी जगह गए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 12 तारीख के बाद दिल्ली कूच हो, 12 को दिल्ली कूच करूंगा और 8 को फैसला लूंगा। आज वो फैसला लेने वाले हैं जिस पर वो आज महामंथन करने वाले हैं। देखना होगा उस महामंथन से अमृत स्वरूप क्या निकलता है। बहरहाल सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सत्येंद्र जी, देखिए आप मेरी इस बात से तो सहमत है ना कि ये जो भी मतदान रहा है, जिसके खाते में जो गया है, न वो मोदी शाह के लिए मैंडेट है, न ही वो राहुल गहलोत के लिए मैंडेट है। ये लोगों ने अपने इश्यूज पकड़े और उस पर वोट किया। इसमें कोई कृषि कानूनों का विरोध या कृषि कानूनों का साथ जैसी बात नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है सत्येंद्र जी? नहीं, मेरा ये मानना है कि कृषि कानून की भी कहीं न कहीं इस पे परछाई जरूर इस मैंडेट में नजर आएगी आने वाले जब पूरे रिजल्ट आ रही है तो फिर बीजेपी बढ़त बनाती दिखी है कई जगहों पर। जो एक जनता नहीं, बीजेपी की बढ़त के जो 2-3 जिले हैं उनकी बात को आप 1 मिनट अपन साइड में कर देते हैं। मैं जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसके अंदर कांग्रेस अपनी परचम फहराएगी। और ये मैं मानता हूं कि जनता जो अभी महंगाई की मार से त्रस्त है, पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हुए चल रहे हैं, जनता के ऊपर जो गैस सिलेंडर का भी जो नया 50 रुपए बढ़ा के जो वज्रपात किया है भारतीय जनता पार्टी की, पेट्रोल डीजल की बहस पे इसलिए नहीं जाते ना क्योंकि स्टेट से भी जिस टैक्स में छूट मिल जाती है वो स्टेट ने नहीं दी और सेंटर तो वैसे ही राहत देना चाहता नहीं है। तो पेट्रोल डीजल की बहस में तो किसी का भी दामन उजला और किसी का भी दामन काला वो तो 2 मिनट में साबित हो जाता है सत्येंद्र जी। लेकिन पंकज जी, आपका भी रिएक्शन मैं चाहता हूं। ये जो वोटिंग है, क्या आपको लगता है ये कोई कृषि कानून पर मैंडेट नहीं है? आप उसे भुनाने की कोशिश मत कीजिएगा पंकज जी। कीमत बढ़ी थी तो उन्होंने किस तरह लोकसभा के ऊपर प्रदर्शन किया था। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि जनता के साथ में जो इन्होंने लुभावने जो वादे किए थे उन पे कहां उतर रहे हैं? ये है ना, जो जनता के साथ में इन्होंने धोखा किया था, महंगाई को रोकने की जो बात करी थी, कहां कर पा रहे थे? तब भी गलत था। आज जब 90 रुपए देने पड़ रहे हैं तब भी गलत है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि यही पेट्रोल मुझे जो लास्ट याद पड़ता है, मैंने 17 रुपए और 21 रुपए का पेट्रोल डलाया हुआ है और आज मैं 90 रुपए का डलाता हूं। लेकिन खैर उस बहस पे मैं फिलहाल इस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। लेकिन पंकज जी, आपका रिएक्शन देखिए, आप भी इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा, ये कोई कृषि कानून पर मैंडेट नहीं है। यहां वहां जो आपको जीत मिल रही है वो कोई कृषि कानून पर नहीं मिल रही है। पंकज जी, ये तो आप समझ रहे हैं ना? मिल रही होती इनको तो आज वो किसान सड़क पे नहीं होता। स्वप्निल भाई 2 चीजें हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो देखिए बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत नॉर्मल पड़ता है। जैसे आज लोकसभा के इलेक्शन होगा तो उसमें ये मान के चले कि बहुत मेजर जो पोर्शन होगा वो केंद्र सरकार की नीतियां होंगी, केंद्र सरकार के काम होंगे और उसका इफेक्ट पड़ेगा और उसको वोट मिलेंगे। ये निश्चित है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद स्टेट के थोड़े से उसमें कम पड़ते हैं, उसके बाद में लोकल इश्यूज बहुत नेग्लेक्ट टाइप का रह जाता है, उसमें लोकल इश्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा ही जो है बेसिकली विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसमें बहुत कम जो है पोर्शन जो है सेंटर का होता है, काफी बड़ा जो है वो स्टेट का होता है। बाकी जो चुनाव आपने बात कही बिल्कुल सही बात है कि जो लोकल चुनाव है उसमें ज्यादातर जो है पोर्शन जो है वो लोकल इश्यूज का रहता है, लोकल चीजों का रहता है, आदमी की खुद की जो है साख का रहता है। पार्टी में सियासत से इतना डरता हूं कि शाम होते होते तक अगर सियासी दलों के चेहरे मीडिया के कैमरे पर आकर ये बोलते ना कि दरअसल ये किसान बिल के विरोध में या किसान बिल के पक्ष में वोट डाले हैं और ये नतीजे उसको बता रहे हैं, तो मैं चौंक जाता है। इसलिए मैंने 2 बजे की डिबेट में ये स्थिति क्लियर कर ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल इतना ही। जवाब अभी भी आ रहे हैं, किसका मंगल है? बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर।